बजट की बात के साथ हम आपके सामने नाजरीन हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जी हुदा हुदा शेख। जी बिल्कुल। और आज हम बात करें जी बजट की बात के ऊपर और ट्रांसमिशन का सिलसिला जैसे कि जारी है। नाज़रीन, बजट आ गया 2021-22 का। कैसा बजट है, बजट में आगे क्या तवक्कुआत मौजूद हैं, साथ ही अब तक जो सो फार कल वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने कौमी असम्बली में जो पेश किया है बजट, यानी कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, सो उसके लिए जो तजावीज़ दी गई हैं उनमें से कौन सी चीज़ों पे प्लस और माइनस अब तक की डेवलपमेंट है उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि रात को हुकूमती कुछ वज़रा के ट्वीट्स आना और फिर शौकत तरीन साहब का कुछ सारी चीज़ों पे जो तजावीज़ात उन्होंने सारी दी उसमें बैकआउट भी होना, कुछ उसमें इंक्लूड भी करना, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही नाजरीन, जहां हम बात करें बजट की, वहीं आवाम के हवाले से ये बजट कैसा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं अपनी राय तो खैर बाद में दूंगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मेरे मेहमान जो पहले मौजूद हैं उनकी तरफ मैं चलूंगी और उनसे शुरुआत करूंगी अपने प्रोग्राम की। सबसे पहले जी बैठे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अहमद चिनाई साहब, हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया अहमद चिनाई साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे जी रिनोन बिजनेस मैन है राशिद अहमद सिद्दीकी, प्रेसिडेंट है कराची बिजनेस फोरम के। आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया राशिद भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। तो सबसे पहले मैं अहमद चिनाई साहब आपकी तरफ आती हूँ विदाउट किलिंग टाइम। मुझे ये बताएं कि बजट पहले अगर वन लाइनर में अगर हम देखें और पूछा जाए कि बजट कैसा आया है, आप कैसे देख रहे हैं? वन लाइनर ये कहूँगा कि बजट अच्छा आया है, बजट को मैं अच्छा देखता हूँ। हम्म। और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मतलब आज हमने जो बजट, पाकिस्तान की तारीख का जो बजट है, वो कदरे बेहतर बजटों में से एक बजट है। बहुत अच्छा बजट है और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, इकनॉमी को रबाउस करने के लिए, वो सारे इसमें जुज़ शामिल हैं। और मैं समझता हूँ कि जो जिस बात से सबसे ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी को वरी होती है वो उसकी टैक्सेशन मेजर्स होते हैं। हाँ जी। टैक्सेशन मेजर्स को सिर्फ असेसमेंट की तरफ ले जाना, वन पेज का फाइलिंग स्टेटमेंट, और फिर बिजनेसमैनों पे एतमाद जो है वो इंटर्न बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से जो है वो एतमाद लेकर आएगा। 4.4 ट्रिलियन का हमारा आउटले इस साल तकरीबन बनेगा और उसकी जगह नेक्स्ट ईयर का जो टैक्स कलेक्शन का आउटले है वो 5.89 के करीब आ जाता है, जो एक बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट भी है, लेकिन मैं समझता हूँ अचीवेबल टारगेट भी है। इस अचीवेबल टारगेट को लोग कहते हैं कि जी कैसे मीट होगा, तो हम ये कहते हैं कि जब 3.9 और 4 जीडीपी आ सकती है और अगर 4.8 को जीडीपी फोरकास्ट किया हुआ है अगले साल के लिए, तो फिर ये टारगेट जो है वो आसानी से अचीवेबल हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। साथ साथ कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिसमें विथहोल्डिंग टैक्स को हटाना या विथहोल्डिंग टैक्स को कम करना, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा जुज़ साबित होगा कि हम अपने आउटले को मीट करें। लोग कहेंगे कि जी विथहोल्डिंग टैक्स तो नहीं काट रहे तो लोग कैसे टैक्स देंगे, तो मैं समझता हूँ कि टैक्स ज़रूर दे देंगे, इसलिए कि उनको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं यहाँ टैक्स नहीं दे रहा तो मैं गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाल दूँ। जो एक सबसे अहम बात वो ये है कि जब इन्होंने सेल्फ असेसमेंट मोड की तरफ ले जाते हैं, अमूमन ये देखा गया है कि डिटेल स्टेटमेंट, डिटेल स्क्रूटिनी में कहीं ना कहीं जो है जो बुरे सरकारी अफसरान हैं, एफबीआर के अफसरान हैं, मैं बुरों की बात कर रहा हूँ, कि वो बग़ैर पैसे लिए असेसमेंट नहीं करते। ये बिल्कुल फेयर बात है। जब उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक ईमानदारी से पूरा टैक्स दे देगी। ठीक है, वन लाइनर में मैं पूछ रही थी हुदा, आप सवाल करेंगी कुछ तो आप जी बिल्कुल अहमद चिनाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के लिए क्या सहूलियात आप देख रहे हैं कि इस बजट में उनके फेवर में क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि गुज़श्ता जो अभी तारीख़ी रिकॉर्ड टूटे हैं तो उससे पता चल रहा है कि सरमायाकारों की जो है इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें इसमें अहम हैं। जब ये सारी चेंजेस होती हैं टोटल आउटफ्लो में और इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए, बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जाते हैं, तो उसका अल्टीमेटली असर जो है वो लिस्टेड कंपनीज़ पे आता है। लिस्टेड कंपनीज़ की जो है वो ग्रोथ होती है और उसकी ग्रोथ की वजह से जो है वो उस कंपनी की वर्थ बढ़ती है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसको 15% से 12.5% कर दिया गया। डिविडेंड में भी, इंटर कंपनी डिविडेंड में भी कुछ चेंजेस की गई और साथ साथ मार्जिन फाइनेंसिंग का जो NCCPL का टैक्स था उसको भी ख़त्म किया गया। चौथा जो काम किया गया है वो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल फ़ज़ा को इतना बेहतर किया गया है कि सरमायाकारों का इंटरेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ज़्यादा आएगा, जहां हमने डिस्काउंट रेट में कोई चेंज नहीं किया। लोगों के पास इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में अब सबसे बेहतर जगह जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट है, कि जहां पर डिविडेंड यील्ड 8 से 9% है और साथ साथ कैपिटल यील्ड जो है वो तकरीबन 27% है।
तो कौन जो है वो 35-36% का सालाना जो है वो मुनाफा लेना नहीं चाहेगा इस अच्छी मार्केट के अंदर। मैं समझता हूँ कि बैंकों में जब 7% मिलता है और यहाँ 35% ओवरऑल आपको बेनिफिट आता हो, तो फिर लोगों का रुख जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ जरूर ठीक जाएगा। है जी, राशिद अहमद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये बताइए कि आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? वन लाइनर में मैं पूछूं, वैसे तो अहमद चिनाई साहब ने तो बड़ा लंबा डिटेल में बता दिया, लेकिन मैं ब्रीफली सबसे पहले आपसे पूछूं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? फ्रेंडली बजट है, अवाम दोस्त बजट है, आपको लग रहा है? वन लाइनर में तो ये है कि ये बजट जो है बहुत अरसे के बाद एक ऐसा बजट आया है जो रवायती बजट नहीं है। ओके। और इस बजट के ऊपर लग रहा है कि सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, मुल्क के हालात और मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए इस बजट के ऊपर बाकायदा काम किया गया है। और अपने जाने में जितने वो बजट लेके आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अरसे के बाद, कई सालों के बाद मैं देख रहा हूँ कि कोई 15, 20, 25 सालों के बाद एक ऐसा बजट आया है जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सनतकार हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो सब के सब मुझे मुत्तफिक और खुश नज़र आ रहे हैं कि उन सब के लिए इस बजट के अंदर मराहत रखी गई हैं और उन सब के लिए इसके अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन साथ साथ जहाँ बजट बनता है तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है कि बजट 100% एक्यूरेट बन रहा हो। वहाँ पे कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हमारी हैं कि जिनके ऊपर मैं ज़रूर निशानदेही करना चाहूँगा कि इन चीज़ों के ऊपर मैं 12 कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर देखते हुए और आइंदा बजट के अंदर इन चीज़ों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। ओके, और वो क्या चीजें हैं? वैसे मैं एक बात बता दूं कि चले, ये चूंकि मेरे इन दोनों मेहमानों से लेने का मकसद ये था कि दोनों मेहमान क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं देखूं बजट को ओवरऑल, तो बजट बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, एक बैलेंस बजट आया अगर पाकिस्तान की तारीख में देखें, मैं ये समझती हूँ। कंटिन्यू करें जी। और क्योंकि मैं कह रहा था इस बजट पे काम किया गया तो इसलिए मुझे इससे उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो ये मैं इसलिए मशवरा इनको देने के लिए जा रहा हूँ कि देखिए, नंबर 1 तो ये है कि पाकिस्तान एक 22 करोड़ की आबादी है और पाकिस्तान के पास बेतहाशा ज़मीनें हमारे पास मौजूद हैं और हम अपने किसानों को और हारियों को हमने बहुत अरसे से उनको लेफ्ट ओवर छोड़ा हुआ है। तो अगर हम अपनी ज़राअत को थोड़ा सा फ़रोग़ दें, उसको थोड़ा सा फोकस दें, तो अगर आज की तारीख में अगर आप देखें तो हम अपने इस्तेमाल का 80% खुदनी तेल जो है वो हम इम्पोर्ट करते हैं, जो अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर में बनता है। तो अगर ये 5 बिलियन डॉलर के अगर हम ये खुदनी ऑयल जो है, एडिबल ऑयल जो है, अगर हम इसको यहाँ पे ग्रो करेंगे तो एक तो हमारा 5 अरब डॉलर का डेफिसिट बचेगा और उसके साथ साथ जब हम यहाँ पे उस तेल को उगाएंगे तो हमारे जितने भी जो हमारे बेरोजगारी होगी, हमारे जितने किसान हैं, जितने हारी हैं, उनके लिए एक रोज़गार के मौके पैदा होंगे। और एक चीज़ में मुझे और मज़ीद एतराज़ ये रहा कि कल मैं देख रहा था जिसके लिए उन्होंने बड़ा तो उससे इसको हाईलाइट भी करा कि हमने जूसेस के ऊपर प्राइस कम कर दिए, जूसेस के ऊपर हमने टैक्स कम कर दिए, जिसकी वजह से जूसेस जो है वो सस्ते हो जाएंगे। हाँ जी। तो देखिए, जूस 99% पूरी दुनिया में 2 चलते हैं, एक मैंगो जूस चलता है और एक ऑरेंज जूस चलता है। तो आपके पास दुनिया का बेहतरीन मैंगो मौजूद है और आपके पास दुनिया का बेहतरीन कीनू मौजूद है और आपके इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो तवाज़ुन है वो इंतहाई डिसबैलेंस है। तो इस एक ऐसे मौके पे है कि जब इन दोनों चीज़ों की पैदावार आपके पास दुनिया की बेहतरीन है, तो वहाँ पे इन जूसेस की इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी कम नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इनकी इंपोर्ट को बैन कर देना चाहिए था, ताकि जब इनकी इंपोर्ट बैंड होगी तो ये सनत पाकिस्तान में लगेगी। तो आपके जो कीनू है, आपके जो जूसेस हैं, देखें इस वक्त भी होता है क्या है कि आपके जो फ्रूट्स हैं और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, ये दुनिया की बेहतरीन तरीन वेजिटेबल्स और टेस्ट वाइज आपका बेहतरीन तरीन फल भी हैं। तो अभी जब क्योंकि हमारे यहाँ इसकी पैकेजिंग का कोई बहुत अच्छा इंतज़ाम नहीं है और हमने अपने गांव में और देहातों में बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टोरेजेस नहीं लगाए हुए, तो इस बजट में एक चीज़ मैंने देखा कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज के ऊपर इन्होंने फोकस करा है कि हम कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे। तो आपका 70 से 80%, बल्कि मैं समझता हूँ कि 85% सब्जी जो होती है वो मार्केट में आने से पहले ख़राब हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से जो आपके फ्रूट हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये जूसेस की इंडस्ट्री जब यहाँ पे लगा देंगे, जब ये जूसेस यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने लगेंगे, तो जो उसके मैन्युफैक्चरर्स होंगे, जो लोग उसकी इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वो उन जगहों के ऊपर अपनी कॉस्ट के ऊपर वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज लगा के उन फलों को ख़राब होने से बचा के वो कहेंगे नहीं यार मैं इसको यहाँ पे स्टोरेज करूँगा और फिर मैं इसका पल्प निकाल के इसकी जूसेस निकालूंगा। तो इस सूरत में आप कई मिलियन डॉलर आप सेव करके अपने डेफिसिट को बचा सकते हैं। बहुत अच्छी बात की है जी। अच्छा, हम गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखे हुए और बहुत अच्छा हमारे जो मेहमान हैं वो बजट पर रोशनी डाल रहे हैं, साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी
मियां नासिर हयात साहब, सदर हैं FPCCI के, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर जी। उनसे गुफ्तगू होगी क्योंकि जाहिर सी बात है आपने देखा कि सब वहाँ मौजूद थे, फेडरेशन के लोग लाहौर में कल वहाँ से देख रहे थे। सो उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मियां नासिर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपना टाइम दिया। बताइए बजट कैसा आया है, आपकी नज़र में कैसा देख रहे हैं? आपकी तो बहुत सारी मीटिंग उससे पहले भी हुई थी, वजीर खजाना साहब से, आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकात हुई। कैसा देख रहे हैं बजट? वो जो आपने पेशकशें की थी, जो आपने चीज़ें रखी थी, जो पॉइंट्स रखे थे वजीर खजाना साहब के सामने, क्या वो सारे पूरे हुए? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, ये तो उन्होंने कम कर दी और एक्साइज भी कहीं किसी हद तक कम कर दी। लेकिन जो पावर की बात हुई थी, जो असल मसला है कि जो लोग टैक्स नहीं देते, उसकी वजह यही है कि FBR के शिकंजे में जो आता है फिर वो उसको एक हरासमेंट होती है। इन्होंने एक तरफ ये किया है कि आपकी असेसमेंट जो है, टैक्स असेसमेंट, वो करेगी थर्ड पार्टी, और दूसरे तरफ से एक इख्तियार दे दिया है 203A में, जिसमें वो आपको जेल डाल सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो टैक्स दे रहा है, मुल्क चला रहा है, अगर 5-10% कम भी दे रहा है, कुछ 19-20 भी हो रहा है, तो आप उसको जेल में डाल देंगे, और जो नहीं दे रहा उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे। राइट। भाई, मुल्क चलाने के लिए आपको टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, इनको ये चाहिए था कि जो टैक्स नहीं दे रहा उसके लिए कोई भी कानून लाए मुशावरत से, जो दे रहा है, ये देना चाहता है, ये उसको अगर इस तरह हरास करेंगे तो फिर इसका मतलब तो ये है कि बात वही की वहीं आ गई। सही, ठीक है। अच्छा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि वो सिफारिशात जो तजावीज़ आपने दी थी वो नहीं उस तरह से पूरी हो सकी? उन्होंने कुछ की और बाकी एक पूरी करते हुए एक जो है ना अंदरूनी तौर पे एक नया, एक ऐसे हालात पैदा किए कि वो आप समझे उसका होना ना होना बराबर है। जब आप मुझे ये कहते हैं कि मैं टैक्स भरता हूँ, असेसमेंट करवाता हूँ, थर्ड पार्टी असेसमेंट होगी, फिर मुझे ये बताएं क्या जवाब है कि आप उसको इख्तियार दें कि कोई भी आगे आपको किसी को भी पता करता है? क्या इस बात की गारंटी नहीं है कि ये मिसयूज होगा ये इख्तियार? और फिर वही बात हरासमेंट वाली शुरू हो जाएगी। जब आप थर्ड पार्टी को देते हैं, उसमें आपको ऑडिट किया, अगर टैक्स में कोई कमी है, वो बताएगा कि आपने इतना टैक्स कम पे किया, वो पे हो जाएगा। आपको तो तरजीह देनी चाहिए कि लोग आगे टैक्स पे करें। आपको अगर आपने थर्ड पार्टी आपको नहीं ऑडिट की लगता बात थर्ड की पार्टी है, वाली बात ट्रांसपेरेंसी की तरफ लेके जा रही है, या ये आपको लगता है कि नहीं? नहीं, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जब जाएगी जब आप ये इख्तियार अपने ऑफिसर को मत दें कि वो जाके किसी को टैक्स कम होने में जेल में डाल देगा। आप उसको ट्रांसपेरेंसी दें, लोगों को सिस्टम सिखाएं। ये भी कर सकते हैं, लास्ट ईयर से 20% टैक्स जिसने ज्यादा दिया है उसको आप छोड़ दें 3 साल के लिए, कोई सिस्टम बना दें, क्योंकि आखिर में तो आपको टैक्स चाहिए ना। आखिर में किसी का हरासमेंट तो नहीं चाहिए ना, एक कंड्यूसिव माहौल चाहिए ना, जिसमें आपने जाके लोगों से टैक्स लेना है। सही। अच्छा, ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं? चले, ये तो एक कंप्लेन हो गई, इसके अलावा अच्छा, और दूसरी कंप्लेन देखिए, हाँ। दूसरी कंप्लेन हमारी एक जो बुनियादी थी वो ये थी कि प्रोसिक्यूशन और एडजुडिकेशन को अलग करें। मेरा कोई मसला अगर इनकम टैक्स में चलता है या सेल टैक्स डिपार्टमेंट में चलता है, मुझे अपील के लिए उनके लोगों के पास जाना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक लेटर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस साहब को वो मोटो एक्शन लेने की अपील की हुई है कि भाई ये हो नहीं सकता कि उसी का अफसर, उसी का जो है ना कोई भी आके हमारे उस ऑर्डर के ऊपर हमें रिलीज जो है ना वो नहीं मिलेगा। इसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए कि आप। लेकिन नासिर साहब, आपको नहीं लगता, मैं सुन रही थी कल जब बजट शौकत तरीन साहब पेश कर रहे थे तो उसमें तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियरली वो कह रहे थे कि जो हमारे जो इन हाउस जो यानी कि आप वो जो बात कर रहे हैं ऑफिसर्स की वगैरह, वो नहीं कर सकेंगे अब उस तरह से तज़ीक या उस तरह से कार्रवाई नहीं होगी। और ये जो थर्ड पार्टी की बात हुई वो भी इसीलिए हुई कि ट्रांसपेरेंसी का जो अमल है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। सो आप ये जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं ये तो उन्होंने कल बजट पेश करते हुए क्लियर नहीं की। देखिए, उन्होंने ये 203A तो नहीं बताया बजट में कि हम किसी को ये इख्तियार दे देंगे। जब आप थर्ड पार्टी ऑडिट करा रहे हैं तो फिर 203A में किसी को जेल में डालने का इख्तियार कहाँ से आया? ये तो कंट्राडिक्शन हो गई पूरी। ठीक है, एक चीज चलाएं, थर्ड पार्टी ऑडिट कराएं, लोगों को अपना कॉन्फिडेंस दे ताकि और लोग भी आए। अब आपने कर दिया हम जेल में डालेंगे, जेल में उनको ना डाला जाए जो टैक्स नहीं देते
जो सरकारी अफसर टैक्स सही। के मामलात में गड़बड़ करते हैं उनको जेल में न डाला जाए। जेल में वही जाएगा जिसने कारोबार चलाना है, जो पैसे कमा के हुकूमत को दे रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है ये जी राशिद आप जो कह रहे हैं कि इनको अपना फोकस और अपनी मशीनरी उन लोगों के ऊपर लगानी चाहिए जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी भी एक मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि मुल्क को चलाने के लिए एक आपको फंड चाहिए होता है, और अभी जब क्योंकि आपके टैक्स पेयर जो है वो लिमिटेड हैं तो उनको मजबूरन उन्हीं लोगों से टैक्स लेना पड़ता है और सारा का सारा वबाल उन्हीं के ऊपर डालना पड़ता है। ये बिल्कुल मगू साहब सही कह रहे हैं कि जब थर्ड पार्टी आएगी तो बात वो बराबर है कि पहले अगर एफबीआर वाले ब्लैकमेल करते थे तो अब थर्ड पार्टी ब्लैकमेल करेगी, बल्कि जो उन लोगों के रिश्वत के होती है वो डबल हो जाएगा। उनको यहाँ पे भी पैसा, थर्ड पार्टी को भी पैसा देना पड़ेगा और उनको भी देना पड़ेगा। तो दिस इज प्योरली अगेंस्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अंदर देखें जितने लोग टैक्स दे रहे हैं, ये मकबूल साहब को मैं तायद करूंगा कि जितने लोग टैक्स दे रहे हैं उन लोगों को आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें। और जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा, मैं अगर पहले टैक्स देता है पिछले साल और अगर मैंने इस साल 10% टैक्स ज़्यादा दिया है तो मेरा ऑडिट नहीं होना चाहिए। अगर किसी बंदे ने पिछले साल टैक्स दिया था 1 लाख रुपए और वो इस साल टैक्स भर रहा है 10,000 रुपए तो बिस्मिल्लाह आप उसका ऑडिट जरूर करें। लेकिन ये जो आपने थर्ड पार्टी लगा रहे हैं ये आप उन लोगों को फोकस करें जो ऑलरेडी अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं। आपको अपना टैक्स नेटवर्क बढ़ाना चाहिए, आपको अपने टैक्स पेयर्स की तादाद 3 गुना 4 गुना बढ़ानी पड़ेगी तो आपकी मैशत बेहतर होगी। अनाउंसमेंट ये आया है कि 4% केसेस बैलेट या रैंडम जो हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे और वही ऑडिट में जाएंगे और वो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी इसकी, इससे ज़्यादा नहीं करेगी। देखिए मैं ये तो ज़रूर मानता हूँ कि जी बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी को जेल में नहीं जाना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी मुल्क को कौम की खिदमत कर रही है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगा कि मकसद सिर्फ टैक्स लेना है। मकसद सिर्फ ये है कि ड्यू टैक्स लेना है। अगर उसका टैक्स नहीं बनता तो वो ज़्यादा क्यों देगा, और बनता है तो ऐसा नहीं होगा कि लाख के 1,10,000 दे दे और छूट जाए। जब लाख के 10 लाख रुपए वो दे सकता है, उसकी कैपेसिटी है, उस पर टैक्स लागू होता है, तो फिर तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं नहीं समझता। देखिए हमने कहीं ना कहीं एज अ बिजनेस कम्युनिटी अपने आप को भी एहतसाब के लिए पेश करना है। मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि जी आपको 20% ज़्यादा टैक्स दे दिया अब आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आपका 20% नहीं, आपका 1000% ज़्यादा टैक्स बनता है। अगर सही तरीके से असेसमेंट किया जाए तो आप 1000% ज़्यादा दे दें, मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। यहाँ मुल्क की भी हम कदर करें। मुल्क के लिए जो सही टैक्स बनता है उसमें हम और फेडरेशन और तमाम बिजनेस कम्युनिटी एक ड्यू रोल अदा करें। ये ना हो कि जी बस हमने 10% ज़्यादा दे दिया या 20% ज़्यादा दे दिया, अब हम क्वालिफाई नहीं होते किसी और चीज़ के लिए। तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादती वाली बात है। जो गवर्नमेंट ने ये रेवेन्यू फिक्स किया है 4.4 से लेके 5.89 पर ट्रिलियन तक, वो इसकी बेस यही है कि जी ड्यू टैक्स जो है वो हम लेंगे। मेरा अगर ड्यू टैक्स नहीं बनता, कम बनता है तो मैं कम ही दूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। यही पॉइंट मैं एक्चुअली कहना भी चाहती हूँ। जो कल मैं सुन रही थी जब भी यही सारी चीजें जो शौकत तरीन साहब प्रेजेंट कर रहे थे उसे यही तजावीज आ रही थी। अच्छा हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। नासिर साहब आप भी हमारे साथ ही रहिए। हम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और बजट की बात में 2021-22 में खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। बजट पर तबसरे हैं, हर आम और खास आदमी इस वक्त पूरे मुल्क में बजट पे बात कर रहा है और बजट के हवाले से ही गुफ्तगू आज भी हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद शनाय साहब और और साथ ही राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, और साथ ही हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है मियां नासिर हयात साहब। तो सवाल खुद आप कह रही थी। जी बिल्कुल, मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात के हवाले से एक काफ़ी अरसे से जो है हुकूमत का और सनतकारों के मसाइल चल रहे हैं, तो क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी इख्तियारात रखती है इतने ज़्यादा कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा और ये मसाइल हल होके नहीं दे रहे, हुकूमत भी कुछ नहीं कर पा रही? बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा और माफिया आपके बजट में भी नज़र आएगा। जैसे मैंने भी आपको एक निशानदेही करी थी कि दूसरे के ऊपर से ड्यूटी कम करना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से फाटा में अगर आप एडिबल ऑयल को इंपोर्ट करेंगे तो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। तो अब होगा क्या कि कराची के अंदर तेल उतरेगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ जाएगा, फाटा जाएगा और फिर फाटा से यहाँ पे आ रहा होगा। तो वो ड्यूटी जो गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए थी वो गवर्नमेंट के जाने के बजाय तो जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो सियासतदान होंगे, वो क्या करेंगे, अपने अपने इंडस्ट्रीज को, अपने अपने कंपनी वहाँ पे रजिस्टर करेंगे और फिर वही अकरब और परवरिश शुरू हो जाएगी। लेकिन जब बजट बनता है तो एक ऐसा बनता है जिसके अंदर आप
कंडेम करें और अपने उन तमाम रास्तों को ख़त्म कर दें जिनसे करप्शन फैले या जिनसे आक्रामक परिवार फैले। देखिए कराची के अंदर अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस दफ़ा बजट में कराची के लिए टोटल 740 अरब रखे गए। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि कराची के लिए आप जितना पैसा ज़्यादा रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैशत बेहतर होगी। और एक मैं आपके तरफ से तो एक भी और कहूँगा कि अगर जो आपने ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच कही है, अगर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, अगर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आप काबू पा लेते हैं ना, तो इस बजट के अंदर आप देखें तो कराची के तरक्याती बजट, सिंध का तरक्याती बजट, पंजाब का तरक्याती बजट, आपके केपीके के तरक्याती बजट, ये जितने बजट है ना, आप इनका पिछले 25 साल का डाटा उठा के देख लें, इनमें से 10% पैसा इस्तेमाल नहीं होता है, 90% पैसा जो है वो करप्शन में चला जाता है। इन तमाम तरह की बजट को ख़त्म करें। इसमें से आधी सब्सिडी जो है वो आप दे दें एक्सपोर्टर्स को और आधा पैसा आप IMF को वापस कर दें। और जितना भी आपका तरक्याती बजट है वो ब्यूटी सिस्टम के ऊपर आप बिजनेसमैनों को दे दें। आपको जितने पुल बनाने हैं, जितने पार्क बनाने हैं, जितने हॉस्पिटल बनाने हैं, जो जो तरक्याती काम आपने करने ना, आप सब के सब बिजनेसमैनों को ब्यूटी सिस्टम पे दे दें। वो अपने बिजनेस की खातिर उसको बेहतरीन से बेहतरीन बनाएंगे, 10 साल वो अपना पैसा कमाएंगे और कम से कम 10 साल बाद गवर्नमेंट के पास ऐसा होगा कि हाँ जी ठीक है, इसका रेवेन्यू जो है वो 100% गवर्नमेंट के पास आना शुरू हो जाएगा। और जो पैसा आज आप IMF को वापस कर देंगे उसका आपका सूद बचेगा। जितना आप सनतकारों को और जितना एक्सपोर्टर्स को आप सब्सिडी जितनी ज़्यादा देंगे वो उतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। उनका कम्पिटिटिव वो दुनिया के अंदर श्रीलंका से, बांग्लादेश से, इंडिया से, चाइना से, टर्की से, उन सब से हमारा कंपटीशन होता है। तो जब हमारे पास कॉस्ट हमारी कम होगी तो हमारी एक्सपोर्ट डबल होगी। जब हमारी एक्सपोर्ट डबल होगी तो डॉलर आपके पास डबल आएंगे। तो जब आपका डॉलर का और उसका रुपए का जब तवाजुन डिसबैलेंस खत्म होगा तो उसकी वजह से आपका डॉलर नीचे आएगा। जब आपका डॉलर नीचे आएगा तो जो आपके बैरूनी कर्ज हैं उनका हजम आपका नीचे आएगा। जब उनका हजम नीचे आएगा तो जितना आपका उसके ऊपर आप सूद देते हैं उसका हजम आपके ऊपर नीचे आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वो कंस्ट्रक्टिव काम है जिनके ऊपर एक थिंक टैंक बैठा के और इनके ऊपर काम करना चाहिए कि आइंदा आने वाले आज के बजट को कतई ना देखें, आप आने वाले पाकिस्तान को देखें, आप आज के दिन को ना देखें। इसलिए कि पिछली गवर्नमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं करा हुआ था जिसकी बेस पे आप कहें कि आज एक अच्छा बजट बन सकता था, नहीं बना। इन हालात के अंदर इससे अच्छा बजट नहीं बन सकता था। लेकिन आज ऐसे कदम उठाए जिससे आने वाले कल पे आप अच्छा बजट बना सकें। हम ये कह सकते हैं कि इस बजट में करप्शन के लिए नई राहें खुली हैं। बिल्कुल खुली है, बहुत सारी जगह पर राहें खुली हैं। नंबर 1 देखिए FBR है, जैसे अभी मगू साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप एक थर्ड पार्टी ऑडिट दे देंगे तो देखें आप चलो अहमद भाई कह रहे थे कि नहीं जी टैक्स देना चाहिए। देखिए टैक्स कोई भी बंदा वॉलंटरी देना नहीं चाहता, ठीक है ना। लेकिन आज आपका सिस्टम ऐसा है, आज आपका निज़ाम ऐसा है कि मैं पर्सनल यहाँ पे बैठ के मीडिया पे आपसे कह रहा हूँ कि मैं साल में करोड़ों रुपए का टैक्स देता हूँ। आज आप अगर मुझे दे दें, अगर आज आप मुझे कह दें कि राशिद साहब आप 5 करोड़ रुपए हमको आज जमा करवा दें और हम आपको फाइलर से नॉन फाइलर कर रहे हैं, तो मैं आज 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि मैंने हज़ारों लोगों की 1000 लोगों की मैंने जॉब को क्रिएट करा हुआ है। मैं 1 अरब से ज़्यादा की मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं लोगों को रोज़गार फराहम कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर उसको अपना डॉलर को लेकर आ रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास किसी किस्म की कोई मराद नहीं है। कोई मराद तो छोड़िए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पे आपको फराहम नहीं किया जा रहा। और इसकी निस्बत नॉन फाइलर तो मजे में, वो कोई टैक्स नहीं देता, वो कोई टैक्स नहीं देता, वो कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं देता। इस बजट पे बहस कर रहे हैं कि इस बजट को लेकर आगे चलें। अच्छा सही, ठीक है। मुझे जरा एक मैं सिर्फ मियां नासिर साहब से भी सवाल कर लूं। मियां नासिर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? नासिर साहब आप साथ हैं हमारे? जी बोले। जी नासिर साहब, मुझे एक बस मैं आपसे सवाल का जवाब चाहूंगी, फिर उसके बाद हम आगे। अच्छा, ये विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया गया है और जहां जहां FED टैक्सेस थे हमारे पास, फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस, वो कम हुए हैं। गाड़ियों का सारा जो मामला जिसके ऊपर बात हो रही है, बहुत ज्यादा महवे गुफ्तगू रहा ये मामला कल से कि जी 850 सीसी गाड़ियां 800 सीसी गाड़ियों पे कम किया गया है, FED टैक्स कम कर दिया, सेल्स टैक्स में कमी कर दी गई है, वैल्यू एडेड टैक्स VADT टैक्स जिसको कहते हैं वो कम किया गया है। लेकिन क्या इससे कोई खातिर खा इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि देखिए अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, छोटी गाड़ियों के ऊपर बात की जाए, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक सेक्टर जो कि बहुत ही निगलेक्टेड है, जिसके ऊपर काम नहीं कर रहे, और उसकी जगह ये प्रमोट करना कि जी पर्सनल प्राइवेट गाड़ियों पर आ जाना, उससे फिर फ्यूल की कंजप्शन ज्यादा है, फिर फ्यूल इंपोर्ट ज्यादा होगा, फिर उससे प्राइसेस का एक वो आगे पूरा मैकेनिज्म एक ड्राइव होता है, उसमें मैं नहीं जाना चाह रही, इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यू मैकेनिज्म। तो क्या आप समझते हैं कि दिस इज अ गुड तजावीज जो कि कल ये जो पेश की गई बजट के दौरान और इसको रखा गया इस तरह से, ये अच्छा इकदाम होगा? देखिए बात ये है कि जो कमी की है वो बहुत खातिर खा हुई है, लेकिन
फिर भी कोई इसमें कोई इसमें मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो है ना असल जो मसला है कि जो हमारा जो जो मेन पॉइंट है वो दो है। जी। एक पॉइंट है कि इख्तियारात और एक नए टैक्स पेयर को ये लाए, इनको 1000 अरब या 500 अरब रखना चाहिए था, एफबीआर की ड्यूटी लगानी चाहिए थी कि जब आप थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करेंगे, सारे काम हम थर्ड पार्टी ऑडिट से होगा, तो आपको ये नए टैक्स पेयर को लाना है, वहाँ से टैक्स बढ़ाना है। ये लोगों को पकड़ना पकड़ना ये अच्छा नहीं है। जो ड्यूटी कम की है सिर्फ 850 सीसी की गाड़ी पे की है, इनको तो करना ये चाहिए था कि जो टैक्स पेयर नहीं है, नॉन टैक्स पेयर वो गाड़ी खरीद नहीं सकता 850 सीसी से ऊपर, ताकि लोग टैक्स नेट में आए। असल मसला टैक्स नेट का है। नेक्स्ट नाइट का अगर आप लोगों को हाँ हर जी। चीज मिलती रहेगी, हाँ जी, आप हाँ कह जी। दें कि गाड़ी जिसको लेनी है वो टैक्स नेट पे आएगा तो गाड़ी देगा, सही। तो आपकी इकोनॉमी चलेगी। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें कम कर देंगे, मैं कहता हूँ उससे भी मैं अप्रिशिएट ही करूंगा, लेकिन असल जो बुनियादी मसले हैं वो टैक्स नेट पे लोगों को लाना, टैक्स नेट का टारगेट होना चाहिए कि न्यू टैक्स पेयर से हम कितने पैसे देंगे, और एफबीआर को लगाना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आजकल तो कोई इंफॉर्मेशन हर चीज अवेलेबल है फिंगर टिप से। आजकल कौन सा इतना बड़ा मसला है, लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं उनके लिए इनको आसानी पैदा करनी चाहिए, जो नहीं दे रहा उसको इनको टैक्स नेट में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ये शुक्रिया। मियां बड़ी नासिर चीज़ हयात है। साहब, सदर एफपीसीसी हमारे साथ शामिल थे। मैं अहमद शनाई साहब आपकी तरफ आऊंगी। टैक्स नेट में शामिल होना चाहिए था, इकदाम ये कोई उठाना चाहिए था, और मेरे ख्याल से भी व्हाट आई हैव सीन ये दिस इनिशिएटिव ये इम्पैक्ट कोई अच्छा नहीं देगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं फिर जा रही हूँ फ्यूल वो सारी चीज़ों को देखें तो वो हमारे ऊपर बाहर आएगा। लोकल प्रोडक्शन वाली 850 सीसी गाड़ियों पे टैक्स कम किया है, और उसमें कौन सी गाड़ी आती है मुझे बता दें। सबसे सस्ती गाड़ी जो है वो 10 लाख की है तो 7.5% कम हुए, तो 75,000 रुपये कम हुए। हाँ। और फिर 13 लाख की गाड़ी है तो तकरीबन आप समझ लेंगे 1.5 लाख रुपए कम हुए, इससे हाँ। ज़्यादा कम नहीं हुआ, 1.25 लाख के ऊपर। हाँ। अच्छा, बात इसकी नहीं है, बात इम्पैक्ट की है कि इम्पैक्ट पॉजिटिव आ जाना चाहिए, आम आदमी के इस्तेमाल में गाड़ी आ जानी चाहिए या उसकी रीच में आ जानी चाहिए। जो 10 लाख की गाड़ी लेने जाएगा वो फिर आम आदमी नहीं होगा। अब तो 10 लाख रुपए भी आउट ऑफ रीच हो गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है, हम उस पर एक्चुअल बजट पे बात कर लें कि इन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो है वो 10% पे इंक्रीज़ किया है, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी नहीं है। देखिए, ईमानदारी की बात यह है, ग्रॉस पे नहीं है, सिर्फ बेसिक पे एडहॉक की है। दिस इज अनदर द क्लेम। पार्लियामेंट का दरवाजा कल इसीलिए तोड़ रहे थे वो लोग, ठीक है। दूसरा, इन्होंने प्राइवेट इदारों को कहा है कि जी 17,000 से बढ़ाकर बेसिक पे आप 20,000 रुपये कर दें। अच्छा, फूड इंडेक्स की अगर आप बात करें तो फूड इंडेक्स जो है वो तकरीबन 26-27% बढ़ गया है, और वही जो है वो फूड इंडेक्स आम आदमी को हर्ट करता है और कुछ नहीं हट के। उसको परवाह नहीं है कि गाड़ी कितने की हो जाए, उसको परवाह नहीं है कि जी एयर कंडीशन कितने का हो जाए, वो पुरताइश लाइफ तो वैसे ही नहीं गुजार रहा। राइट। अब वो 17,500 से अगर उसका 20% पे रेज देते हैं तो मेरा ख्याल है उसका किसी सूरत में काम नहीं चलता। हमने कहा था एज अ बिजनेसमैन कि जी कम अज़ कम इनकी 50% जो है वो पे रेज आनी चाहिए 17,500 पे, ताकि वो बाइज़्ज़त तरीके से गुजारा कर सकें। आप जब भी सवाल करते हैं कि जी आम आदमी का बजट से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ कि जी इंतज़ार, होप, उम्मीद। अब इस उम्मीद में कि जी ऊपर की चीज़ें ठीक होंगी, इंडस्ट्री तरक्की करेगी, तो नीचे जाके जो है वो जब तक उनके पे रेज बढ़ेगी और उनको जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी। यहाँ लोगों की जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसमें जो है वो जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इतनी महंगी चीज़ें मिलती रहेंगी तो फिर उनका गुजारा मुमकिन नहीं है। और हम बहुत अरसे तक ये लंगड़ खाने के साथ और इस तरीके से कि जो है वो खैरात के साथ वो गुजारा नहीं कर सकते। लोगों को खुद कफील बनाना चाहिए। के साथ इसके साथ नहीं चल सकते। बिल्कुल आपने पर्टिनेंट पॉइंट किया। अच्छा, 10% की बात हुई, वहाँ ये बता दें कि शेख रशीद साहब से और उससे पहले भी दीगर वज़रा के साथ जनवरी में और फिर मार्च में 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए थे। 25% का वादा किया था हुकूमत ने, 10% बढ़ाई, वो भी अडॉक बेसिस पे। वेल जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया राशिद अहमद सिद्दीकी साहब आपका, अहमद शनाई साहब आपका। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। और बजट की बात 2021-22 में एक मरतबा फिर आपको मैं और हुदा शेख खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू जारी है। हुदा, आपको से पहले थोड़ा सा हम अपने गेस्ट की तरफ भी जाएंगे और बात तो हो रही है, आप कैसे देख रही हैं इस बजट को, क्योंकि आप हमेशा से इस बीट को काफ़ी कवर करती रही हैं, आप भी कैसे समझ रही हैं इस खास तौर पर बजट को? जी बिल्कुल रिदा, मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो है वो सनतकारों के भी हक में हैं और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं ख़ास तौर पे विद होल्डिंग टैक्स, जिसमें ताजिर जो हैं इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस बजट के अंदर जिसमें आवाम के लिए फ़ायदा नहीं है, जो कि ज़्यादा आला तबके के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन जो है आवाम जो है वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आवाम का ये कहना है। ठीक है। अच्छा चले हम अपने मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं जी। मजीद भी मेहमान हमें यहाँ ज्वाइन करते जा रहे हैं, चूँकि हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते जा रहा है और हम मुख्तलिफ सेक्टर्स के एतबार से हमारे मेहमानों को यहाँ मदऊ कर रहे हैं और उनसे भी बात करें। तो अभी हमें जी स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं फयाज़ इलियास साहब हैं, चेयरमैन हैं आबाद ग्रुप के, उनको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फयाज़ फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन करें जी सलीमुज़्ज़मान साहब हैं, सदर है कोरंगी एसोसिएशन एंड ट्रेड इंडस्ट्री के, जिसको काटी कहा जाता है, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया सलीम फॉर ज्वाइनिंग अस। तो हम अपने मेहमानों की तरफ भी जाएंगे, उनसे भी पूछते हैं और जैसे कि हम बजट की बात करें मुख्तलिफ मेहमान हमें मुख्तलिफ औकात में ज्वाइन भी करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं फयाज़ आपकी तरफ आती हूँ। हमने देखा कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री की बात कर लें और ओवरऑल हम इस सेक्टर में बात कर लें, इसको एक सनत का दर्जा दिया गया बाकायदा तौर पे जब से ये हुकूमत आई है, उसमें बहुत ज़्यादा इसके लिए इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स की बात हुई। अब इस बजट में ये जो पेश किया गया है, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या उन पॉलिसीज़ का तसलसल नज़र आ रहा है इसमें सारे सब इस बजट में भी आपको जो वो पॉलिसीज़ स्टार्ट हुई थी और फिर वो एमनेस्टी के हवाले से भी हम जो देख रहे हैं, कैसे देखते हैं सारे मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, इस वक्त जो मौजूदा बजट है, जैसे अभी बात हो रही थी कि जनरल आम आवाम के लिए इसमें बेनिफिट नहीं है। जो इस वक्त बजट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, द थर्ड बजट ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट, ये बजट जो ओवरऑल जो इसका अभी हमें इसका क्लियरेंस नहीं हो रही है, बट ओवरऑल इसका आप देखेंगे फ़वाइद जो है ये आम आवाम तक ही जाएंगे इसमें। और ये मैं समझता हूँ कि ये अवाम दोस्त बजट है एक उस लिहाज से कि जो इसमें सब्सिडीज़ दी गई हैं या जो इसमें बेनिफिट्स इस वक्त जो दिए गए हैं, ये बेनिफिट सारे डाइवर्ट होंगे पब्लिक की तरफ इन कमिंग फ्यूचर, आप देखेंगे अगले आने वाले साल में। और ये चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट जो अपने जो टारगेट्स हैं उसको किस तरह से अचीव करती है इसमें। और इस वक्त बहुत पुरुम्मीद हैं हम कि ये बजट जो है, ये जो टारगेट्स हैं ये अचीव होंगे। अगर आप देखें पिछले हिस्ट्री में, तो हमारी एक साइकोलॉजिकल एक जो नंबर्स जो टारगेट था कि 4 ट्रिलियन का, वो आज हम क्रॉस कर चुके हैं। 4 ट्रिलियन से हम प्लस की तरफ हम जाने की हम बात करेंगे, 4.6 और 7 ट्रिलियन को हम टारगेट कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह ये बजट ज़रूर हम अचीव करेंगे नंबर्स, बट इसके लिए ज़रूरत है कि हमें इस नेटवर्क को ब्रॉड करने की ज़रूरत है। देखिए, पूरे पाकिस्तान में आज टैक्स पेयर्स कितने हैं, हार्डली अगर हम देखते हैं तो 2.5 to 3 मिलियन यही लोग जो है ये टैक्स पे कर रहे हैं। अदर देन दिस वो एक आपका देखेंगे कम्युनिटी है कि जो कारोबार भी करते हैं या जॉब करते हैं, उनका टैक्सेशन में कोई नेटवर्क या सपोर्ट नहीं है। अगर आप टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो इस नेटवर्क को ब्रॉड करने की ज़रूरत है, जो FBR की अपनी कोशिशें रही हैं। और हम समझते हैं कि मौजूदा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेयर हैं। और उन्होंने एक जो बात कही कि FBR को उन्होंने पाबंद किया कि जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर मजीद ना बोझ डाला जाए, ना इनको थ्रेट किया जाए। बट साथ साथ ये बात भी कि इस नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो टारगेट्स हैं, देखिए अगर ये नेटवर्क आज जिस नंबर्स जो टैक्स पेयर हैं, आज अगले आने वाले साल में अगर हम इसको डबल नेटवर्क ये हो जाता है तो आपका बजट तो ऑटोमेटिकली जो टारगेट्स हैं वो सरप्लस में आपके आ जाएंगे। आपके जो इश्यूज़ हैं, आपकी जो फॉरेन आपको जो पेमेंट्स होती हैं, आपको वो सारी उसमें आसानी हो जाएगी। और जितने भी आपके लोकली जो डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं, जहाँ आप डिसबर्स करते हैं, बजट को यूटिलाइज करते हैं, वो सारे चीज़ें भी टारगेट जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत आपने पॉइंट पर्टिनेंट इस्तेमाल किया। जैसे कि अभी हम इससे पहले भी देख रहे थे हमारे पहले वाले सेगमेंट में भी जो हमारे साथ गेस्ट थे और ख़ासतौर पर FPCC और KCCI के जो सदून है उनकी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि इसी बात पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि जी टैक्स नेट बढ़ाया जाए, रादर देन इट के टैक्स का परसेंटेज बढ़ाया जाए, कम किया जाए, लेकिन नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने
देना चाहिए, और कमोबेश सबकी यही हमेशा से तरजीह भी होती है और यही पॉइंट भी होता है। आगे चलते हैं जी, सलीमुज़्ज़मान साहब की तरफ भी जाते हैं और सलीमुज़्ज़मान साहब से सवाल करेंगे। तो आप अगर सवाल करना चाहते हैं तो आप पहले पूछ जी लीजिए। बिल्कुल सलीमुज़्ज़मान साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को किस तरह देखते हैं, कि आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है इंडस्ट्रियल एरियाज़ की, तमाम 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, उनकी जो सूरत हाल है, तो क्या कोई फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को इस बजट से? थैंक यू। देखिए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की हम बात करते हैं तो यकीनन कराची के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर जो बात की गई है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की गई है, इसमें पानी के हवाले से बात की गई है, यूटिलिटीज़ के हवाले से बात की गई है। तो बातें बहुत अच्छी हैं, और ये चीज़ें वो हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया की नीड है। मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसी तरीके से और हमारे 7 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनके अंदर अगर आप देखें तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंडीशन है वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली ऑपरेट किया जा सके। कुरंगी यस बाकी एरियाज़ के मुकाबले में कंपैरेटिवली बेहतर है। उसकी वजह ये है कि जो हमारी डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी है, जब उसको गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिले तो उसके अंदर काफ़ी डेवलपमेंट की एक्टिविटी हुई और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई। लेकिन आज अगर हम कंपेयर करें वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो आप ये देखिए कि दुनिया भर में जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी यूटिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है सारी चीज़ों की, टेलीफोन की, आपकी बिजली की, गैस की। इसके अलावा आपकी जो रोड नेटवर्क होते हैं वो आपके नॉर्मल जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि दुनिया भर में इकोनॉमीज़ ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप अपने इंडस्ट्रियल एरियाज़ को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोवाइड करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो बढ़ती है, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट अल्टीमेटली आपकी जो आम मासेस हैं उन तक ही पहुंचता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर काम किया जाए, लेकिन बात यह है कि ये बातें हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, और अच्छी बात है कि आपकी दफ़ा बजट में इसका एक प्रोविज़न भी रखा गया है। इसमें मैं 2 चीज़ें ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ ये कि बातें अब बहुत हो गई हैं, अब कोई चीज़ ऑन ग्राउंड होनी चाहिए, और अब कराची के अंदर कराची वालों का पेशेंस काफ़ी हद तक लूज़ होता जा रहा है इस हवाले से कि ये हम इतने अरसे से सुन रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, कभी 250 अरब मिल रहे हैं, कभी 1200 अरब मिल रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड चीज़ अभी तक कोई होती हुई नज़र नहीं आई है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रोजेक्ट्स किए जाएँ तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ का एक ड्यू शेयर होना चाहिए, क्योंकि उमूमन देखा यह गया कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स वहाँ पे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करती हैं जहाँ पे उनके वोट बैंक होता है, तो वो वोट बैंक के चक्कर में रेजिडेंशियल एरियाज़ को ज़्यादा कवर किया जाता है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ को प्रॉपर तरीके से ऑन बोर्ड रखा जाए, और इंडस्ट्रियल एरिया की डेवलपमेंट के लिए उसका बजट, उसका फंड ज़रूर एलोकेट किया जाए। ठीक है, मैं फयाज़ आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। फयाज़, आप किस तरह से देखते हैं कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, जैसे कि मैंने कहा इस सेक्टर के लिए ख़ास तौर पे इसको जब दर्जा दिया गया और सारा, उसकी कंटिन्यूटी देख रहे हैं आप? और दूसरा, अब चूँकि एमनेस्टी स्कीम ख़त्म भी होने जा रही है, उस एतबार से आपकी क्या बात हुई है, चूँकि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे भी, और प्राइम मिनिस्टर इस ज़मन में उन्होंने जो वादे किए थे, क्या वो आगे कंटिन्यू हो रहे हैं? देखिए, जो एमनेस्टी हमें पिछले साल दी गई अप्रैल में, एक तो बड़ी खुशाइन बात ये हुई कि कोविड के दौरान हम गुजर रहे थे, एक बड़ी पैंडमिक से गुजर रहे थे, लेकिन एक अच्छा काम ये हुआ कि पिछले 40 साल से जो हमारी एक डिमांड थी कि कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, एज अ मदर इंडस्ट्री, इससे मुंसलिक 70 से ज़ायद इंडस्ट्री हैं जो इससे मुंसलिक हैं, लेकिन हमारी इस जो रिक्वेस्ट थी, हम जब चाह रहे थे, वो इसी गवर्नमेंट में जो है लास्ट ईयर अप्रैल में इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, और साथ साथ इसमें जुलाई 2021 में जो है स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन जो दिया गया, इसमें एक एमनेस्टी स्कीम दी गई जिसमें एफटीआर के फिक्स टैक्स रिजीम इसको दिया गया, इसके साथ साथ 111 सेक्शन एफबीआर का जो है उसके तहत जो वो एसेट जो अनडिक्लेयर्ड हैं उन एसेट्स को डिक्लेयर करने पे आपसे कोई पूछगछ नहीं की जाएगी। वो पिछले साल दोबारा इसको एक्सटेंशन मिली जो कि जून 2021 में इसको ख़त्म होना है, पर हमारी इसमें दोबारा हमें अंदाज़ा भी है इस बात का कि FATF का और IMF के बड़े प्रेशर्स भी हैं फेडरल गवर्नमेंट पे, लेकिन इससे उस तरह से फ़वाइद नहीं हो सके। रीज़न बीइंग के जो कोविड की जो सेकेंड एंड थर्ड जो लेयर जो वेव हमारे आई, तो उसको इम्पैक्ट जो उसका पड़ा है। दूसरा, अगर ख़ास तौर पे सिंध या कराची में हम देखते हैं तो अप्रूवल्स के जो प्रोसीजर जो है वो बड़े डेडली स्लो रहे, जिसकी वजह से लोगों को उस तरह से रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। जो आने वाले टाइम में हम चाह रहे हैं कि कुछ इसमें बेहतरी और आनी है, और वो सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होके, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू भी उससे जनरेट होना है, और बिल्डर्स की तरफ से एक बहुत सपोर्ट मिलेगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक फोकस किया ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कि इनको बेनिफिट्स दिए जाएँ, तो उसी तरह से जो बिल्डर्स कम्युनिटी है, आबाद ने भी और उनके मेम्बरान ने भी उसी तरह से पूरे पाकिस्तान में उसी तरह से रिस्पॉन्स दिया,
आज आप देखें पूरे पाकिस्तान में विदाउट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, अगर नॉर्थ रीजन पंजाब और आप केपी में देखें तो वहाँ बेतहाशा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। उसी तरह सिंध को हम देखते हैं तो सिंध में आज हमें मसाइल हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट सिंध या कराची जो सबसे नंबर 1 जो पहले होता था शहर, आज हम कहते हैं वो नंबर 3rd और 4th पे इसकी पोजीशन है, क्योंकि हमें अप्रूवल्स के मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं। तमाम डिपार्टमेंट से जो NOCs के मसाइल के बहुत सारे मसाइल हैं। हम हर उस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो हर डिपार्टमेंट से 18 से 19 ऑल टुगेदर जो NOCs हमें चाहिए, उसमें जो मुश्किलात हैं, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस कम्युनिटी को जहाँ इंसेंटिव या बेनिफिट्स दिए जाते हैं कि आप आसानियाँ पैदा करें, वहाँ हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा। इस वक्त अगर छोटे से हम इदारे को देखें, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, वहाँ से NOC के अलावा अगर हमें कोई कनेक्शन भी चाहिए, इनफैक्ट हम पेमेंट्स भी हो जाती हैं सैंक्शन ऑर्डर्स देने के बाद, वहाँ के ऐसे नुमाइंदे या ऐसे लोग हैं, ख़ासतौर पे अगर नाम लेना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन वो लोग डेलिबरेटली अपने ये कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर अपने लोगों को भेजते हैं और कहते हैं रिकनेक्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए। तो ये छोटी सी एक मिसाल है। इस तरह से जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, वहाँ पे आपको अप्रूवल लेने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट, आपका प्लान है एज ए बिजनेसमैन, आप प्लान करते हैं कि विद इन 3 months to 6 months आपको ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, लेकिन उसमें 1 साल से 2 साल का टाइम, इट मीन्स आपके सारे बिजनेस प्लान वहाँ फेलियर हो जाते हैं। आपका इकोनॉमिकल साइकिल जो डैमेज हो रहा है वो सारी इन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस और डिले टैक्टिस की तरफ से हो रहा है। हम समझते हैं कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में जो काम किया जा रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत, जहाँ प्रीवियस पास में 30-40 साल पुरानी पॉलिसीज़ हैं, लॉ मेकिंग है, हर्डल्स हैं, इम्पेडिमेंट्स, जहाँ जहाँ ये इशूज़ हैं, उनको जिस तरह से दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में और सूबों में इसको आसानियाँ पैदा की जा रही है, क्यों नहीं ये चीज़ सिंध में हो सकती है? क्यों नहीं कराची का मास, आप देखें कराची का जो मास है, इस 2nd लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज, हम 3रे नंबर पे पूरी दुनिया पे हैं। और आप दूसरी साइड पे देखें तो अगर यहाँ पे जो कचरा या उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अनअवेलेबिलिटी, हम आज दूसरे नंबर पे या पहले नंबर पे पहुंच गए कि जहां इतना ज्यादा ये मसाइल हैं। ठीक है, आज मुझे थोड़ा सा एक टाइम आपसे लूंगा मैं जस्ट फॉर अ मिनट में, मुझे 1 मिनट दें। हाँ जी। जो आज कराची ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, 739 बिलियन का हमने बजट तो दे दिया, फेडरल गवर्नमेंट आज बजट दे रही है। आपसे प्रॉपर क्वेश्चन करूंगे, इसी का जवाब आपसे ले रही हूँ। फयाज, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें शामिल करना होगा अपनी गुफ्तगू में जी। मुजम्मिल असलम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ माहिर माशियत हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मुजम्मिल फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी मुजम्मिल, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे, हर पाकिस्तानी का सवाल, हर आम शख्स का सवाल जो है वो ये है कि ये बजट कैसा है 2021-22 का जो कल पेश किया गया, जिसमें बहुत सारी तजावीज़ रखी गई, आप इसको कैसे देखते हैं? पहले बहुत सारी पॉलिसीज़ पर क्रिटिसाइज करते आए हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, मैं इस बजट को एक जिसे कहते हैं कि बैलेंस बजट देख रहा हूँ, और इस बजट में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इस बजट में आम आदमी के जो सवालात थे, उन सवालात का जो है हुकूमत ने जवाब देने की कोशिश की है। आम आदमी का सवाल था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके लिए जो है उसमें जो है हुकूमत ने कहा कि महंगाई फ़िलहाल कम नहीं हो सकती, तो किसी न किसी तरीके से जो है इनकी आमदनी या रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। आम आदमी की शिकायत ये थी कि मेरा छोटा सा कारोबार है, हमें कुछ नहीं मिलता लोगों से, बैंक हमें आने नहीं देते, तो उससे जो है उसको अगर घर की ज़रूरत है तो छोटे से घर की लिए हुकूमत सरमायाकारी देना चाह रही है, उसको अगर कारोबार की ज़रूरत है तो उसको कारोबार के लिए सरमाया देना चाह रही है। तो इस बजट में जो हम हमेशा सुनते थे कि पहले ये टेक्सटाइल बजट आ रहा है, ये पावर सेक्टर का बजट आ रहा है, और बड़े बड़े जो कारखानों के बजट आते थे या जिम्मेदारों के बजट आते थे, इस दफ़ा हमने कोई ऐसे बड़ी सनत के लिए कोई ऐसे इंसेंटिव नहीं देखे। हमने देखा कि आम आदमी को इस बजट में कंसिडरेशन में रखा, साथ साथ डेवलपमेंट पे भी फोकस रख रहे हैं, और डेवलपमेंट में शॉर्ट टर्म नहीं, जैसे पिछली हुकूमत ने कि जल्दी मशीनें बाहर से मंगा के पावर प्लांट लगा ली, ये डैम्स की तरफ जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने 45 अरब रुपये रखे। तो ये तमाम चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन CPEC 2 के लिए जो चीज़ें इन्होंने करनी है अपनी तरफ से, उसके लिए इन्होंने पैसा रखा है। तो ओवरऑल जो है ना, इससे वो वाले काम हो रहे हैं जिससे तामीरात की तामीर होगी और आम आदमी को तामीर में हिस्सा मिलेगा काम करने का, ताकि इसकी आमदनी बढ़ सके।
अच्छा मुजम्मिल, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए अच्छा है, लेकिन आम आदमी ही ये सवाल कर रहा है कि क्या उसके लिए रोज़मर्रा की जो अशिया है उसका तो उससे जिससे उसका ताल्लुक है, क्या उसमें कोई इस बजट में आपको कोई इंसेंटिव नज़र आ रहा है? जैसे जो रेगुलर कमोडिटीज़ हो गई, अशिया खुर्दनोश हो गई, उन सारी चीज़ों पे इस सारे बजट से क्या इम्पैक्ट आएगा? आम आदमी सवाल कर रहा है। एंड बीइंग अ इकोनॉमिक एक्सपर्ट, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इस सारे बजट में जो भी पेश किया गया उसके एतबार से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? ये आम आदमी को बहुत जगहों पे ऑलरेडी इस बजट में रिलीफ दिया, जैसे कि एक आम आदमी जब अपने मोबाइल पे बैलेंस डलवाता है तो उससे जो बैलेंस में जो है जैसे डालता है तो उसका जो विदहोल्डिंग टैक्स कट जाता था। आम आदमी जब बैंक से पैसे निकालता था तो वहाँ उसके टैक्स कट जाते थे। अगर कोई आदमी जो है अगर जहाज से सफ़र करता था तो उसका वहाँ टैक्स कट जाता था। अगर कोई अपना कार्ड यूज़ करता था तो उधर पैसे कट जाते थे। तो हुकूमत ने ये जो विदहोल्डिंग टैक्स का जो है चक्कर ख़त्म किया। जिनकी छोटी दुकानें थी उनको जो है वो टैक्स नेक्स्ट में दायरे पे आए, उनको सिर्फ 0.25% जो है टर्नओवर टैक्स लगाया और उससे कोई सवाल नहीं पूछे गए। इनकम टैक्स वालों को मना कर दिए कि किसी को कोई नोटिस नहीं निकालेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि खाने पीने की चीज़ों में आप 2 से 3 चीज़ों को छोड़ दें, उसके अलावा हर चीज़ की कीमत किसी वक्त आसमानों पे पहुँच सकती है, किसी वक्त ज़मीन पे आ जाती है। मिसाल आपके सामने टमाटर की कीमत की है, मिसाल आपके सामने अंडों की कीमत की है, जो सब्जियों में बहुत बढ़ गए है। मिसाल आपके सामने अब चिकन की कीमत की वो भी नीचे आ रही है। लेकिन अगर कोई कहे कि आटा जो है वो वापस उसे जो 30-35 रुपये किलो मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हुकूमत ने उसकी जो है कीमत ही 50 रुपये गंदम की मुकर्रर कर दी है। अगर कोई कहेगा कि चीनी जो है वापस से 55 रुपये किलो मिलेगी, तो आलमी मालियाती मार्केट में चीनी की कीमत इस वक्त बहुत हाई है। शायद चीनी जो है 100 से 90 हो जाए, 80 हो जाए, लेकिन वो 50 में नहीं मिलेगी। घी की कीमत, तेल की कीमत जो है इस वक्त दुगनी हो गई है। ये नीचे आ सकती है क्योंकि ये आलमी मार्केट से मंगाते हैं, वहाँ पे इस वक्त घी तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई है। तो खाने पीने की अशिया जो है इनकी खूबसूरती है कि जिस तरह ये बढ़ती हैं उस तरह नीचे भी आ जाती है। आम आदमी की जो दूसरे जो परमानेंट जो है खर्चे, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ से इससे छोटे छोटे टैक्स कटते हैं, हुकूमत ने वहाँ पे उसका ख्याल अच्छा, रखा। बस लास्ट आपसे सवाल पूछूंगी मैं, आखिरी सवाल बस मुजम्मिल ये बता दीजिएगा, हालांकि चूंकि हमारे पास यहाँ भी बड़े अहम गेस्ट मौजूद हैं, मुझे उनकी तरफ भी जाना है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही अभी। सिर्फ ये बता दें कि इन्फ्लेशन के एतबार से, चूंकि डबल डिजिट्स में हम चले गए थे, बहुत ज़्यादा एक आम आदमी का मसला था, इन्फ्लेशन के एतबार से इस बजट के बाद आपको लगता है कि इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर कमी आएगी कुछ? देखिए, 2 तरह की महंगाई होती है, एक आलमी महंगाई है, एक मकामी महंगाई है। पाकिस्तान में जो है पिछले जो 3 सालों में जो थी, आखिरी 6 महीने छोड़ के वो थी मकामी महंगाई, और अब जो 6 महीने से जो हम देख रहे हैं वो आलमी महंगाई है। कोविड के बाद पूरी दुनिया में हर चीज़ की कीमत महंगी हो गई है। जैसे ही आलमी महंगाई में जो है कमी आएगी, हम पाकिस्तान में भी देखेंगे महंगाई की शरह कम हो जाएगी। और स्टेट बैंक भी ये कह रहा है, दूसरे IMF भी ये कह रहा है कि अगले साल पाकिस्तान की महंगाई की शरह जो है 10-10.5% से जो है 7 से 8% के दरमियान आ जाएगी। लेकिन हुकूमत ये कोशिश करिए कि एक आम आदमी की जो क़ुव्वत खरीद है वो ख़राब ना हो, तो एक आम आदमी की जो तनख्वाह है वो 10-15% से ज़्यादा बढ़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम मारूफ माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे जी नाज़रीन, और कह रहे थे कि आम आदमी के लिए, लेकिन चले हम इसके भी ऊपर बात करते हैं। वैसे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हम एक ब्रेक पे चल जाते हैं जी नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फयाज साहब से मैं वहीं कंटिन्यू करेंगे, वो अपना जवाब मुकम्मल करें और इनसे पूछेंगे भी मज़ीद भी सारी चीज़ों के ऊपर, और सलीम ज़ुबान साहब से भी। सो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। बजट की बात, 2021-22 का बजट, और जिस पर गुफ्तगू हो रही, स्टूडियो में मौजूद मेहमान फयाज इलियास साहब और सलीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले मुजम्मिल असलम साहब से हम बात कर रहे थे, हुदा हम डिस्कस कर रहे हैं जी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। सो आप क्या देखती हैं? और मज़ीद जी बिल्कुल, मेरा सवाल ये है फयाज इलियास साहब से कि ये आयरन स्टील पे जो टैक्सेस के मसाइल हैं, तो इसमें आपको क्या इस वक्त बजट में आपको रिलीफ मिला है? दूसरा ये कि जो वज़ीर आज़म की हाउसिंग स्कीम है उसमें जो सब्सिडी दी गई है 3 लाख की, उसको कंटिन्यू तो किया गया है, तो आप ये समझते हैं कि दीगर सूबे उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन सिंध यानी कि कराची और सिंध जो है वो उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहा, तो इसमें क्या रुकावटें हैं?
देखिए बज़ाहिरी तौर पे जो रुकावटें हैं और ये सब्सिडी जो दी गई है उसी को कंटिन्यू किया गया है। 3 लाख रुपए जो है उस लो कॉस्ट नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो बनना था, 30 लाख के घर में पहले भी जो पिछले बजट में भी था कि 3 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज करेगी, उसी को इन्होंने दोबारा कंटिन्यू किया है। और उसी के साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर उसी के लिए पाबंद है कि अगर वो 80% तक की उसमें फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जो कि 30 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक के मकान में, तो वो उसमें लोन लिया जा सकता है। उसमें पहली बात ये कराची में या सिंध में ये क्यों काम नहीं हो रहा? देखिए बिटवीन फेडरल और जो है इस वक्त सिंध का अगर हम देखें तो कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें वहाँ पे नज़र आते हैं, जिसके तहत अगर पंजाब में, केपी, बलूचिस्तान में हम देखें तो नया पाकिस्तान लो कॉस्ट पे वो काम स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट जो अगर हम देखें तो हमारे मेम्बरान जो आबाद के हैं उन्होंने सिंध में भी ये केसेस सबमिट किए हुए, प्रपोजल्स गए हुए हैं, बट स्टिल अभी तक जो है उस पर खातिर ख्वाह जो है वो हमें नताइज नहीं मिले। वजूहत ये है कि कुछ फेडरल जो लैंड्स जो हैं, यही प्रपोजल या पॉलिसी है कि फेडरल लैंड्स के ऊपर था, इस पर इन्हीं के ऊपर ये स्कीम बननी है। और साथ साथ जैसे था कि हमने प्रपोजल दिया कि अगर हम प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो अपनी लैंड बैंक पे अगर ये प्रपोजल देते हैं तो स्टिल इन प्रोसेस हैं, कोई खातिर ख्वाह अभी हमें वहाँ से रिजल्ट मतलब मिले नहीं हैं। बट जैसे ये अप्रूवल्स और ये प्रोसीजर फाइनलाइज हो जाएगा तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे भी जो है नया पाकिस्तान के तहत, जो कि कराची की सबसे बड़ी डिमांड है, सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारी जितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, जितना बड़ा कराची का एरिया है, उस लिहाज से डिमांड भी उतनी ही बड़ी हमारी है, लेकिन वो डिमांड के तहत चीज़ें हमें फुलफिल हो नहीं रही हैं, पहली बात। दूसरा ये आपने जो सवाल किया कि आयरन स्टील का, एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सबसे बड़ा थ्रेट है रूटीन कंस्ट्रक्शन के लिए और नया पाकिस्तान के लिए। अगर जो लो कॉस्ट 30 लाख रुपए का जो घर बनना है, जिसमें एक मुकम्मल घर तकरीबन 650 से 750 स्क्वायर फीट का जो 30 लाख में बना के देना है, उसमें जो स्टील की कीमतें जिस तरह से आज बढ़ रही हैं, पिछले 8 महीने में ये 45% जो है ये ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं। दो के हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं, आपकी इंटरनेशनल जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन उसमें भी इजाफा हुआ है, लेकिन जो लोकल मार्केट, जो लोकल हमारी जो माफिया, स्टील माफिया है, कार्टेल जो बना हुआ है, वो अपनी मनमानी के तहत ये बेजा ये स्टील की कीमतें बढ़ा रहे हैं। अगर ये इसी तरह से कीमतें बढ़ती रही तो इस इंडस्ट्री को बेतहाशा नुकसान होगा, लोगों के प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल होने में बड़ी मुश्किलात होगी, और हो सकता है कि हमें कोई ऐसा लाएमल भी तय करना पड़े कि शायद हमें इस पूरी इंडस्ट्री को जो है इसको हमें प्रोटेस्ट भी करना पड़े और हमें शायद इसको बंद करना पड़े, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अगर जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं ये मुकम्मल करना नामुमकिन हो जाएगा रूटीन कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि अगर एक थंब रूल के हिसाब से आपको मैं बताऊं, ये तकरीबन सिर्फ स्टील की कीमत जो बढ़ी है 8 महीने में, ये 350 से 400 रुपये पर स्क्वायर फुट का एक इम्पैक्ट आया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। मतलब ये कि अगर आपका मकान, कोई घर आप देते हैं 10 मिलियन का, और उसमें जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो ये इसमें लाखों रुपए का, मिलियंस ऑफ रुपीस का इजाफा हो जाएगा इसमें। तो अल्टीमेट बोझ जो सारा पड़ना है उस एंड यूजर पे पड़ेगा कि जो जिसकी जो वो जो मकान या घर खरीदना चाहता है, तो उसकी कुव्वत खरीद से भी ये मकान जो है खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। और साथ साथ जो नया पाकिस्तान है, इसको सबसे ज़्यादा ये जो स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं ये डैमेज कर रही है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये यहाँ पे अपील करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा इस चीज़ के लिए, और प्रोटेस्ट और एहतजाजन ये बात करूँगा कि फौरी तौर पे स्टील इंडस्ट्री को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इनकी मनमानी जो कीमतें बढ़ा रहे हैं उसको कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज़ ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किलात जो है ये पैदा करेगा। ये साथ साथ में एक पहले बात हो रही थी कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी कि 739 बिलियन का बजट हमें दे दिया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। इन एडिशनल जो है एक और बजट जो है हमें दिया गया है कि 12 बिलियन का एक और बजट दिया, लेकिन हमें ये बताया जाए कि माजी में भी ये बजट्स हमें मिले हैं, लेकिन इसकी यूटिलिटी किस तरह से, क्या ये पैसे उन प्रोजेक्ट्स में या उसी तरह से इसको यूटिलाइज किया गया है कि शहर में आपको डेवलपमेंट नजर आए। आज इस वक्त हम देखते हैं कराची में हर तरफ आपको कचरा, टूटे हुए रोड, सेवरेज आपको नजर आएगा, किसी तरफ ट्रैफिक का कोई निज़ाम नजर नहीं आ रहा, नए रोड्स नहीं बन रहे। और जो स्कीमें जो सिंध में, कराची में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ जो की गई थी, आज आप MDA स्कीम को आप देखें, कहाँ उसका 20 साल हो गए उस MDA स्कीम का, आज कोई पुरसान हाल नहीं है। तेसर टाउन दे दें, नेशनल नॉर्दर्न बाईपास पर आप स्कीम्स देखें, वहाँ कोई आपको जो है उसके कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे। अब आने वाले वक्त में इस हाई टाइम के इन सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। कराची शहर पे जितना बोझ हमने डाल दिया, जो कि आपका इकोनॉमिकल आपका हब है,
95% सिंध को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, 65% हम आपको फेडरल को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। लेकिन उसके बाद जो आज कराची को हम देख रहे हैं, उस तरह से उसको रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा, उस पर उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जो उसकी ज़रूरत है। तो हमें तो आला इक़्तिदार को भी, इनका बिजनेस कम्युनिटी, हम यही कह सकते हैं कि कराची जो हब है आपका, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे है, हम मज़ीद चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, लोगों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छे प्रोफाइल के साथ अच्छी एक स्मूथ लाइफ गुजारें। उसके लिए आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है यहाँ पे। सलीम मुज़म्मल साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो बिजली के रेट्स के ऊपर है, पीक आवर्स का जो मसला था वो, उसके अलावा खाम माल पे जो टैक्स छूट दी गई है, तो आप लोग क्या समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इंडस्ट्री सेक्टर को? दूसरी बात ये है कि GIDC का इशू था इंडस्ट्रीज़ पे और बिजली के टैक्सेस, इन दोनों के हवाले से आप बताइएगा कि क्या रिलीफ मिलने वाला है? जी देखें, जो सब्सिडी है, ये पहली चीज़ इन्होंने लास्ट ईयर के एंड में ये इंट्रोड्यूस की थी, बिजली के ऊपर सब्सिडी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए, और इसके अंदर अच्छा पैकेज था। उसमें ये रिलीफ ये दिया गया कि जो आपके पीक आवर्स हैं उसके अंदर वो ख़त्म कर दिए गए थे। उसके अलावा जो आपकी इंक्रीमेंटल कंजम्पशन है उसके ऊपर आपको 50% का डिस्काउंट दिया गया था। तो ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बूस्ट करने के अंदर एक बड़ा करामत साबित हुआ, और हमने उसके रिजल्ट्स भी देखे कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंडस्ट्री को कोई रिलीफ दिया तो उसके आपको रिजल्ट नज़र नहीं आए हो, वो फौरी तौर पे आपको उसके रिजल्ट्स भी नज़र आए, उसके अंदर आपकी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हुई। देखिए, बात यह है कि आपको कंपेटिटिव रहना होता है अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जो आपकी कंपेटिटिव कंट्रीज़ हैं जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे हैं। आप अपने अगर कंपैरिजन के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, सबसे बड़ा कंपटीशन आपका चाइना जो है, चाइना जो कई जगहों पे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो उनके साथ आपको कैसे कम्पीट आप कर सकते हैं अगर आपके बिजली के टैरिफ हाई होंगे, आपकी यूटिलिटीज़ की टैरिफ्स हाई होंगे, आपकी गैस के क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो उसके अंदर ये पैकेज इसमें एक बेहतर पैकेज था जिसने रिलीफ दिया, और सब्सिडीज़ को भी जो इस करंट बजट के अंदर 58% इसको इंक्रीज़ किया गया और उसको 682 बिलियन तक उसको लेके चले गए। तो आई होप कि ये पावर सेक्टर को जो उसका ड्यू शेयर है वो उसको मिलना चाहिए। कह यही रहे हैं कि अभी इसको पावर सेक्टर को इसको रिलीफ मिलेगा, लेकिन कितना मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। GIDC का क्या जी, GIDC के ऊपर भी मैं भी आता हूँ, लेकिन पहले यूटिलिटीज़ के हवाले से मैं एक बात कर लूँ कि देखें, ये दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि यूटिलिटीज़ के ऊपर जो आपके कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, जिसके हवाले से भी मैंने बात की। दूसरी चीज़ यूटिलिटीज़ की फराहमी, बिजली के तो चले आपके पास एक्सेस प्रोडक्शन अवेलेबल है, कुछ इलाकों में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का इशू है। आज भी जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि आपके पास ट्रांसमिशन का नेटवर्क नहीं है, और बिजली की कॉस्ट इसलिए भी ज़्यादा है कि हम उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो कर रहे हैं। आपके पास एक्सेस बिजली प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन आप उसको सिस्टम में इंजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ट्रांसमिशन का नेटवर्क नहीं है। तो जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं वो कैपेसिटी पेमेंट जो आप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट भी आपको जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है उसको पे करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास आज इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है क्योंकि आप बिजली को सिस्टम में नहीं ला सकते, तो ट्रांसमिशन के नेटवर्क के ऊपर बजट उसका आपका एक पूरा फोकस होना चाहिए कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को आप अपने एनहांस करें, ताकि ये कैपेसिटी पेमेंट की जब आप ख़त्म करेंगे तो इसकी कॉस्ट नीचे आएगी। नंबर 2 ये है कि जो यूटिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी है, बिजली आपके पास आज फिर भी इंडस्ट्रियल एरिया को लोड शेड इन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है लोड शेडिंग से, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन फिर भी ब्रेकडाउन वगैरह जो हो जाते हैं, चले हमें इलेक्ट्रिक से रिस्पॉन्स इसमें मिल जाती है। लेकिन जो गैस का मसला है वो इस वक्त इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि पिछले 8-10 दिन से जो इस वक्त गैस की क्राइसिस थी, हमारी अभी 3-4 दिन पहले MD SSGC के साथ मुलाकात हुई, उसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि ये जो गैस का क्राइसिस चल रहा है कोरंगी के अंदर उन्होंने कोई मॉडिफिकेशंस किए हैं उसकी वजह से, और कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाएगा। मीटिंग के बाद नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि ये जो कोई ऑयल फील्ड है वहाँ पे कोई ख़राबी आ गई है, शॉर्टेज हो गई है, और तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फिर हमारी कोऑर्डिनेशन हुई तो पता चला कि इस वक्त गैस के शदीद बहरान इस वक्त आया हुआ है। तो प्रॉब्लम यह है कि गैस की या यूटिलिटीज़ की अगर आप फराहमी नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से उसको सस्टेन कर पाएगी, कैसे इंडस्ट्री ऑपरेट करेगी। और इस वक्त ये क्राइसिस अगर इस तरह से चलता रहा, क्योंकि आज से पहले गर्मियों में कभी प्रॉब्लम नहीं आया था, सर्दियों में यस आया था, आता रहता है सर्दियों में, लेकिन ये कि अब इस साल जो गर्मियों में प्रॉब्लम आया है तो इसने पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है। तो अच्छा, GIDC का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ आप लोगों का अभी? नहीं, GIDC के हवाले से अभी इसके ऊपर कोई लेटेस्ट मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम जो GIDC का है वो यही है कि जिन्होंने इसके ऊपर कोर्ट से स्टेज लिए हुए थे तो उसको फौरी तौर पे हम तो समझते हैं कि उसको अब कोई बैठ के एक एमिकेबल सेटलमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से जो डिसीजंस आए थे उसके हिसाब से तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
अब जो इतने बड़े बड़े अमाउंट्स हैं, अगर आप उसको वो करते हैं इंडस्ट्री के ऊपर उसका बर्डन डाल देंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, इंडस्ट्री कैसे इस चीज़ को सस्टेन करेगी। तो इसका कोई एम्बिकेबल सोल्यूशन निकालना चाहिए। और GIDC तो आप ये देखिए ना कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए एक चार्ज लगाया गया था। अब वो, और ये था भी जो आपकी ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन की जो आनी थी, तो उसके हवाले से लगाया गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो प्रोजेक्ट ही अबैंडन हो गया, तो कुछ लोगों ने तो स्टे लिया हुआ था, कुछ लोगों ने पे कर दिया था। जब प्रोजेक्ट ही अबैंडन हो गया, तो मैं तो कहता हूँ जिन लोगों ने पे किया हुआ था आप उनको भी रिफंड कर दें, क्योंकि वो वाले प्रोजेक्ट तो नहीं आया अब आपके पास। तो इस वक्त तो इसको तो एक पीसफुल इसका सेटलमेंट होना चाहिए। चले अगर आप वापस नहीं भी करते तो सिट ऑन अ टेबल और उसको बैठ के प्रॉपर्ली इसको रिजॉल्व करें, ताकि ये मसला ख़त्म हो। ये बिलावत की एक तलवार लटकी हुई है जो कि इंडस्ट्री की डेवलपमेंट को रोक रही है। अच्छा, इस बजट में जो दिया गया है खाम माल पे टैक्स की छूट 42 अरब की, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इंडस्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये तो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं आप? देखिए, यस, रॉ मटेरियल अगर आपका सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो साइकिल है, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आएगी। ये सारा का सारा जो भी गेम होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो कॉस्ट का गेम होता है। कॉस्ट अगर आपके पास, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है, यूटिलिटीज़ की कॉस्ट कम हो जाती है, तो आप कंपेटिटिव हो जाते हैं। कंपेटिटिव अगर आप होंगे तो ऑटोमेटिकली ये तो एक नेशनल फिनोमेना है कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए यकीनन इसके अंदर। और बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐसा है जो कि इंपोर्ट हो रहा होता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐसा है जो कि आप लोकली प्रोक्योर कर रहे होते हैं। लोकली भी जो प्रोक्योर कर रहे होते हैं उसके अंदर भी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंपोनेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। जब आप इसके ऊपर सब्सिडी देंगे या इसकी आप जो छूट देंगे टैक्सेस की, तो ऑटोमेटिकली इसकी वजह से एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं फयाज साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। आपने बात की जहाँ तक स्टील के प्राइसेस के हवाले से, और वो सारी चीज़ें डिस्कस करी, वो ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी हमें नज़र आ रही है जो कि हम आवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल देख रहे हैं कल के तजावीज़ पेश करने के बाद बजट की, कि वो ये है कि जहाँ घर बनाने के लिए सब्सिडी की 3 लाख रुपए बात हुई, जहाँ बिला सूद कर्जा 5 लाख रुपए देने की बात हुई, वहाँ पे आम आदमी ये पूछता है कि जी 3 लाख रुपए में या 5 लाख रुपए में कौन सा घर बन जाता है, क्योंकि कीमतें जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं घर बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए। तो क्या इट इज़ फेयर इनफ कि इतना जो लोन का अमाउंट रखा है और जो ये कर्जे देने की बात हो रही है या सब्सिडी के लिए बात हो रही है, ये एक इनफ अमाउंट है आप समझते हैं, या इससे ज़्यादा होना चाहिए था? देखिए, एक आम आदमी के लिए, अगर गरीब तबके के लिए ये स्कीम पहले समझने की ज़रूरत है कि नया पाकिस्तान और इसमें लो कॉस्ट हाउसिंग है क्या। ये वो तबका है कि जिसके लिए बातें तो माजी में बेतहाशा की गई, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग नहीं हुई। अगर इसमें जो मसाइल या बायलॉज थे उसके ऊपर काम नहीं किया गया। बाकायदा इसमें हर हफ्ते जो चेयरमैन नेब्डा हैं उनसे हमारी मीटिंग होती है, और जो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन है उस पर जो मसाइल है उस पर डिस्कशन होता है। 30 लाख का घर देखें, ये है 30, जिसमें से 3 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज कर रही है। 3 लाख रुपए उस बायर को देने हैं जो ये मकान खरीदना चाहता है 30 लाख रुपए का। अलावा इसकी जो फैसिलिटीज़ जो बैंकिंग सेक्टर्स में हम देखें, हम पास्ट में देखते हैं तो हमें कहीं पे भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अलावा HBFC के कोई बैंक्स का कभी हमें कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता था। हम हमेशा उनको फॉलो करते थे कि हमें लोन दिया जाए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर मतलब उनका कम से कम इंटरेस्ट था कि हम रियल इस्टेट सेक्टर को हम कैटर करें। दो केस में कोई इस किस्म के जो है लॉसेस या इनके कोई रिस्क फैक्टर्स इतने ज़्यादा कुछ नहीं थे इसमें। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंकों के थ्रू तमाम कमर्शियल बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि अपने पोर्टफोलियो का 5% जो है वो मख्तस किया जाए फॉर द रियल इस्टेट सेक्टर, फॉर द लो कॉस्ट हाउसिंग एंड अदर रूटीन कंस्ट्रक्शन, जो कि इनिशियली 378 अरब रुपए का ये फंड है जो इस इंडस्ट्री में इंडक्ट होना है, और साथ साथ जो रूटीन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहाँ से जो फंड्स जनरेट हो रहा है। तो ये एक इतना बड़ा साइकिल है कि जो आपके आने वाले टाइम में एक बहुत ये गेम चेंजर की सूरत में आपके सामने आएगा। वो इस लिहाज से कि नया पाकिस्तान जो स्कीम है वो पूरे पाकिस्तान के लिए है। रूटीन हमारी कंस्ट्रक्शन है, जो उस कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक 72 से ज़ायद जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका भी पहिया चलना है, उनके अंदर फर्दर एक्सपेंशंस होनी है। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो काम हो रहा है उसके तहत जैसे डिमांड की अगर बात करें तो स्टील की डिमांड में और स्टील की जो प्रोडक्शन में है वो तकरीबन 54% जो है वो बढ़ा है। सीमेंट भी इसी तरह से इसमें इसी प्रोडक्शन में इसकी प्रोडक्शन बढ़ी है। बट जो डिमांड के लिहाज से जो अनड्यू प्राइसेस जो बढ़ाई जा रही हैं उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और अदर मटेरियल्स हैं उनको भी कंट्रोल करने की मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है इस पर काम करने के लिए। अब हम थोड़ा सा हम इस तरीके मज़ीद हम बजट के हवाले से या जो चीज़ें हैं देखें, मौजूदा बजट के अंदर जो फ़वाइद दिए जा रहे हैं
ये आने वाले वक्त में आपको अंदाज़ा होगा कि जो प्रोजेक्ट मेनली जितने रिसोर्सेस हैं, अभी जैसे बात हो रही थी यूटिलिटीज़ की, वाटर, अगर पानी को हम देखें या तमाम यूटिलिटीज़ देखें, गैस देखें, आने वाले वक्तों में तो हमारी ज़रूरत ही यही है। आने वाले वक्तों में हमें नज़र आएगा कि पानी की जो इस वक्त शॉर्टफॉल हो रहा है पूरे पाकिस्तान में है, उसकी मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास, किसी किस्म की कोई विजन हमें नज़र नहीं आ रहा कि जिस तरह से ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, ये पानी के मसाइल किस तरह से हल किए जाएँ। इसके लिए क्या हमें ज़रूरत है डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाने के लिए, हमारा जो पहाड़ों से जो पानी आता है उसको हम दरियाओं के थ्रू जो है समंदर में हम डाल के वेस्ट कर देते हैं। उसके लिए आज जो है जो बजट्स के अंदर हम देखते हैं डैम्स के लिए जो है दियामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा और मजीद जो डैम्स बनाए जा रहे हैं, ये वक्त की ज़रूरत है। इसी तरह से हमें गैस की रिक्वायरमेंट है, बिजली की जो रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है, जैसे कंस्ट्रक्शन भी एक इंडस्ट्री है, डे टू डे रूटीन ज़िंदगी में हमें ये तमाम यूटिलिटीज़ रिक्वायरमेंट है, हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, जो कि इस पर मैं समझता हूँ बड़ा विजनरी काम हो रहा है। और आने वाले वक्त में हमें इसके समरात नज़र आएंगे कि ये सारी चीज़ें जो है आम आवाम तक जब पहुँचेंगी तो लोगों को अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। लॉन्ग टर्म में आप समझते हैं इसके अच्छे इम्पैक्ट आएंगे। मैं बस लास्टली आपसे सवाल करूंगी कि हम वाइंड अप की तरफ भी जाएंगे। सलीमुज़्ज़मान साहब, जहां आपने बात करी कि जी ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए बिजली के हवाले से आपने कहा कि होना चाहिए और जाहिर सी बात है ग्रिड में बिजली पहुँचाने के लिए भी, और जहाँ लाइन लॉसेस का भी एक हमारा बड़ा मेजर मामला है जो कि हम देखते हैं, चूँकि इस उसमें हम देख रहे हैं सनतों के लिए जो इस्तेमाल होने वाली बिजली उस पर पीक आवर ख़त्म कर दिया गया है और इसके अलावा बिजली के रेट उससे कहा जा रहे हैं कि कम होंगे। लेकिन हम ये सुनते रहे बजट आने से पहले भी और उसके बाद भी कि जो पेट्रोलियम सेक्टर है और ख़ास तौर पे जो ये बिजली के यूनिट्स का मामला है, इसके ऊपर प्राइसेस बढ़ेंगे, ये बात वज़ीर ख़ज़ाना साहब खुद भी कहते रहे। तो अब आपको लगता है कि इससे कोई मेजर इम्पैक्ट आएगा या फिर लगता है यही कि जी ये सिर्फ एक गोली ही दी गई है अभी भी? देखिए, अभी तो जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है वो तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि इसके ऊपर बिजली की प्राइसेस को इंक्रीज़ अभी फर्दर नहीं किया जाएगा। जो अभी बीच में पहले बात हो रही थी कि इसको इंक्रीज़ इसमें किया जाएगा, लेकिन अभी सब्सिडी भी इसकी इंक्रीज़ की है। तो उन्होंने कहा मिनी बजट भी कोई नहीं देंगे, जो IMF के बजट की बात ऑपोजिशन तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर इसमें मज़ीद कोई इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें बात यह कि यूटिलिटी प्राइसेस आज भी हमारी जो है कंपैरेटिव कंट्रीज़ के अंदर हमारी बहुत ज़्यादा है, तो मज़ीद इसकी इंक्रीज़ की तो कोई इसमें गुंजाइश बनी नहीं सकती। और हमारे पास सबसे बड़ी बात यह कि प्रोविज़न मौजूद है कि हमारे पास अगर हम अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को इम्प्रूव कर लेते हैं। लाइन लॉसेस की आपने बात की, तो लाइन लॉसेस इंडस्ट्रियल एरिया, अगर आपको पता हो कि इंडस्ट्रियल एरिया में 0 लाइन लॉसेस हैं, या जो आपकी जो चोरी है वो आपके पास नहीं है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, 100% रिकवरी एरियाज़ हैं, और यही वजह है कि उन्होंने उसको एग्जाम भी किया है। तो जो ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ के अंदर आपका और ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और बाकी एरियाज़ जहाँ पे लाइन लॉसेस हैं या जहाँ पे आपकी चोरी हो रही है, तो हम तो उसको कहते हैं कि आप उसको रोकना चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ है उसकी जो कॉस्ट बर्डन आ रहा है वो जो आपके एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं उसी के ऊपर आ रहा है, जो पेइंग कंज्यूमर्स हैं उसके ऊपर आ रहा है। तो इसकी हमारे पास प्रोविजन मौजूद है कि हम उन लॉसेस को अपने कम करके अपनी जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उसको ख़त्म करके हम अपनी बिजली की कॉस्ट को नीचे लेके आ सकते हैं। और पूरा फोकस ओवरऑल अगर आप बजट का भी फोकस देखें तो बजट का फोकस जो था वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज़ करने के ऊपर था, विदहोल्डिंग टैक्स ख़त्म करना, या FBR के अंदर जो उनके पूछगछ का सिस्टम था उसको ख़त्म करने के ऊपर था, या जो टैक्स पेयर को मजीद टैक्स पेयर को नेट में लेके आना है, जो हम हमेशा से हमारी एक डिमांड रही है कि आप लोगों को इसकी टैक्स की बेस बढ़ाएं। तो उसके अंदर उनको वो जो मैंने सुना कि 25 करोड़ रुपये तक का शायद इंसेंटिव उसके अंदर दिया है कि महीने के उनको दिए जाएंगे, गिफ्ट्स दिए जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज़ करने के ऊपर उसका पूरा फोकस रहा है। तो बिजली के रेट्स को भी अगर ये करेंगे तो हुकूमत को जो एक विजन है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तेज़ होनी चाहिए, तो उसको सपोर्ट ही करेगी ये चीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीमुज़्ज़मान साहब आपका, फयाज़ इलियास साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये थी हमारी बजट की ट्रांसमिशन, बजट की बात 2021-2022, और इसमें हमने कोशिश की कि आप तक जो असल हक़ाइक़ हैं उनको पहुँचाए। इस एतबार से आम आदमी को कितना रिलीफ मिला, कितना नहीं, मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों पर भी इसमें अपने प्रोग्राम्स में शामिल करते रहेंगे। और इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी और हुदा शेख को जी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।